बच्चों, बायोलॉजी वाला चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा काफी दिनों से इस चैनल पे हम लोग कोई कंटेंट अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम रेगुलर बेसिस पर इस चैनल पे कंटेंट को अपलोड करना शुरू करेंगे। तो अभी मैंने ये प्लान किया है कि इस चैनल पर आपको मैं एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन करवा दूं। तो एनसीईआरटी का जो हम रिवीजन करेंगे वो चैप्टर वाइज करेंगे। अभी मैं क्लास 12 के एनसीईआरटी से शुरुआत करूंगा यहाँ पर। तो क्लास 12 एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यहां से हम शुरुआत करेंगे और कंटिन्यूअसली हम एनसीईआरटी के चैप्टर के हिसाब से आगे की तरफ चलेंगे। ये जो चैप्टर मैं आपको कराऊंगा उसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आपको बस साथ में नीट तक लगे रहना है। नीट 2021 तक जितने भी आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर इस चैनल पे कवर करेंगे। तो आज हम पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में जरूर बताइए, चैनल के बारे में। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज से हम शुरुआत करें और पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करें दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस यूनिट में बेटा हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चैप्टर 4 यहाँ पर है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेटा बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 में भी मैंने आपको बताया था, बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस धरती पर जो जीवन की कहानी है इसी को बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि हर यूनिट में एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है पंचानन माहेश्वरी। तो पंचानन माहेश्वरी के बारे में बेटा यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो पंचानन माहेश्वरी थे अपने कॉलेज के दिनों में इंस्पायर्ड थे डॉक्टर डब्ल्यू डजियन से, जो कि एक अमेरिकन मिशनरी टीचर थे और इनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी डॉक्टर डब्ल्यू डजियन से प्रभावित होने के बाद उनका जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ ये बॉटनी में डेवलप हुआ और खास तौर से मॉर्फोलॉजी में उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। पंचानन माहेश्वरी ने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी एम्ब्रियोलॉजी में काफी रिसर्च किया और साथ ही साथ टैक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर का किस तरीके से यूज किया जाए इसके बारे में भी बताया। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है उसको इस्टेब्लिश किया एक इम्पोर्टेंट सेंटर के रूप में, जहां पर एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर के रिसर्च किए जा सकें। पंचानन माहेश्वरी ने इस बात पर भी काफ़ी जोर दिया कि जो आर्टिफिशियल कल्चर है इमैच्योर एम्ब्रियो का, इस पे जो रिसर्च है ये भी किए जाएँ और साथ ही साथ इनके द्वारा जो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पे काम किया गया, इसके लिए पूरी दुनिया भर में इनकी सराहना या प्रशंसा की गई। इनके योगदान के लिए इनको कई सारे पुरस्कार, कई सारे ऑनर दिए गए, जैसे यहाँ पर एक है फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, एफआरएस से इनको फेलोशिप दी गई। इसके अलावा इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी आईएनएसए की फेलोशिप दी गई और कई इनको अदर प्राइज भी दिए गए। इनके लीडरशिप के द्वारा बेटा जो बुक हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की, सबसे पहली जो टेक्स्ट बुक थी 1964 में आई थी और एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक की लीडरशिप थी ये पंचानन माहेश्वरी के द्वारा ही की गई थी। तो चलिए बेटा इस यूनिट का पहला चैप्टर हमारा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और क्रैश कोर्स का ये हमारा चैप्टर नंबर 20 है। तो बेटा इस चैप्टर में देखिए हमें दो बेसिक चीजें पढ़नी है, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। दो मेजर टॉपिक हैं, लेकिन इस चैप्टर में सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे लाइफ स्पैन के बारे में। तो चलिए देखते हैं लाइफ स्पैन का मतलब क्या है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर ऑर्गेनिज्म एक निश्चित समय के लिए इस धरती पर जिंदा रहता है और ये जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है, समय होता है, इसी को लाइफ स्पैन के नाम से जाना जाता है। यानी जीवन काल वो समय है जो हमारे जन्म से लेके नेचुरल डेथ के बीच में होता है। अब यहाँ पर बेटा अगले पेज पे कुछ हमें फिगर में बेटा ये फिगर हमें एनसीईआरटी में दिया गया है, जहाँ पर हमें कुछ लाइफ स्पैन बताई गई। तो जो एनसीईआरटी ने लिख के दी वो जरूर याद रखिएगा। बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन 102 वीक होती है, क्रो की लाइफ स्पैन 15 ईयर होती है,
पैरट की लाइफ स्पैन 140 ईयर है, ये काफी सरप्राइजिंग है, यानी तोते की उम्र 140 साल होती है। क्रोकोडाइल की उम्र 60 ईयर होती है। फ्रूट फ्लाई की उम्र 14 डेज होती है। एनसीईआरटी ने जेनेटिक्स में लिखा है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। टॉर्टोइस की उम्र जो होती है 100 से 150 साल होती है। तो कम से कम इतने एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा जो एनसीईआरटी ने बेटा आपको बताए हैं। अब बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी की जो लाइफ स्पैन होती है ऑर्गेनिज्म की, ये उनके साइज से नेसेसरीली कोरिलेट नहीं करती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जिसका साइज बड़ा है उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा होगी, जिसका साइज छोटा है उसकी लाइफ स्पैन कम होगी, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं होता। जैसे अगर बेटा हम बात करते हैं क्रो और पैरट के बारे में, क्रो और पैरट की लाइफ स्पैन में बहुत अंतर, लेकिन इनके साइज में ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों का साइज बहुत ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन दोनों की लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी आपने देखा कि क्रो की लाइफ स्पैन केवल 15 ईयर है और पैरट की 140 ईयर है। तो दोनों के साइज में अंतर नहीं ज्यादा, लेकिन दोनों की लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा अंतर है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मैंगो ट्री के बारे में और पीपल ट्री के बारे में, तो मैंगो और पीपल के साइज में बहुत अंतर नहीं, लेकिन मैंगो की लाइफ स्पैन पीपल की तुलना में काफी कम होती है। पीपल का पेड़ 2500 साल तक जिंदा रह सकता है, जबकि मैंगो के ट्री की उम्र 100 साल से 200 साल तक हो सकती है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन कितनी भी हो, कुछ हफ्ते की हो, कुछ महीने की हो, कुछ साल की हो या हजारों साल की हो, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। लेकिन हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की डेथ निश्चित है। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एक कोश की जीवों को छोड़कर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी अमर नहीं है। यानी अगर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना इन सब की बात करें तो बेटा इनमें नेचुरल डेथ नहीं होती है। अब अगर इस बात को हम ध्यान में रखें कि डेथ निश्चित है, तो फिर सवाल ये है कि हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर। तो फिर हजारों वर्षों से प्लांट और एनिमल की इतनी सारी स्पीसीज कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं? कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस जरूर होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इस कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता हो। यस, इस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे इस धरती पर जातियों की निरंतरता हजारों लाखों साल से बनी हुई है। तो बेटा आप सबसे पहले समझते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के बच्चों को प्रोड्यूस करता है और ये बच्चे उसी ऑर्गेनिज्म की तरह होते हैं। अब जो इनके बच्चे होते हैं ये ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और फिर वो नए ऑफस्प्रिंग को, नए बच्चों को जन्म देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक साइकिल चलती है, बर्थ, ग्रोथ और डेथ की साइकिल चलती है। यानी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, उसमें ग्रोथ होती है और फिर अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। और जो रिप्रोडक्शन नाम का प्रोसेस है बेटा, ये कॉन्टिन्यूटी को, ये निरंतरता को बनाता है। जातियों की निरंतरता को रिप्रोडक्शन बनाता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इसी रिप्रोडक्शन की वजह से हजारों वर्षों से इतनी सारी जातियां हमारी धरती पर मेंटेन हैं। बेटा जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी डाइवर्सिटी है और हर ऑर्गेनिज्म ने मल्टीप्लाई करने का और प्रोड्यूस करने का अपना एक तरीका विकसित किया है। ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटाट है, इसकी जो इंटरनल फिजियोलॉजी है और सेवरल अदर फैक्टर जैसे जेनेटिक फैक्टर, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये मेंटेन करते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। अब बेटा रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप का होता है, इस आधार पर कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन है या फिर दो का पार्टिसिपेशन है। अब अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, अगर रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है एक सिंगल पेरेंट के द्वारा विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। यानी बेटा देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, और यहाँ पर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया जाएगा। दूसरा, जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे जो कि अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, तो दो पेरेंट अगर पार्टिसिपेट होंगे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में और साथ ही यहाँ पर गैमीट का फ्यूजन भी होगा। गैमीट का फ्यूजन होगा मतलब बेटा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी गैमीट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन जरूर होगा। तो चलिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी आपने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को, और यहाँ पर बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है ये सेम अपने पेरेंट की कॉपी होता है, और साथ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। और साथ ही साथ जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो आपस में भी आइडेंटिकल होते हैं। यानी मान लीजिए कि एक अमीबा है और इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा 2 डॉटर प्रोड्यूस हो रही हैं, तो दोनों डॉटर आपस में भी सिमिलर होंगी और सेम अपने पेरेंट की तरह भी होंगी। तो अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल हो, उन्हें क्लोन का नाम दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्लोन टर्म यूज करते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे पैदा होते हैं वो पेरेंट के जैसे भी होते हैं और आपस में भी एक जैसे होते हैं। इनके लिए क्लोन टर्म का यूज करते हैं, और क्लोन टर्म बेटा हम कहाँ पर यूज करेंगे? केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम यहाँ पर ये टर्म यूज करेंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा बात करें तो ये कॉमन होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक कोश के जीवों में, और उन प्लांट और एनिमल में जिनमें रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी जिनकी बॉडी का जो संरचना है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही सिंपल होता है। जैसे प्रोटिस्ट और मोनेरन की बात करें, तो प्रोटिस्ट और मोनेरन में जो पेरेंट बॉडी होती है, ये डिवाइड करके माइटोसिस के द्वारा 2 ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है, 2 बच्चों को प्रोड्यूस करती है। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर अमीबा में बाइनरी फिशन की बेटा अगर हम बात करते हैं, ये देखिए अमीबा आपको दिखाया गया है और एक पेरेंट यहाँ पर है और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेटा ये बाइनरी फिशन है, यहाँ पर एक पेरेंट से 2 बच्चे का जन्म हो रहा है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे बाइनरी फिशन कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा बाइनरी फिशन इन अमीबा। इसी तरह बेटा ईस्ट में एक सेल आपको दिखाई गई, पेरेंट सेल, और फिर इसमें ये देखिए छोटी सी बड डेवलप हो रही है, और ये बड अल्टीमेटली यहाँ से डिटैच होकर एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है। तो इसे कहते हैं बेटा, चैप्टर 1 में भी मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सेल डिवीजन यानी ग्रोथ होता है, ये रिप्रोडक्शन का भी तरीका होता है। जैसे अमीबा में जब माइटोसिस होने से एक पेरेंट से 2 डॉटर का फॉर्मेशन हुआ, तो ये सेल डिवीजन भी है और ये रिप्रोडक्शन भी है, जिसे बाइनरी फिशन के नाम से जाना जाता है। कई ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं जो बाइनरी फिशन के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, यूग्लिना की बात करें, तो ये सब बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि एक सेल या एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके 2 पार्ट में 2 ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है, और दोनों पार्ट तेजी से ग्रो करके एडल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ईस्ट का बेटा अभी मैंने फिगर आपको दिखाया, ईस्ट में जो सेल डिवीजन है ये अनइक्वल होता है, और एक स्मॉल बड का फॉर्मेशन होता है जो शुरुआत में पेरेंट सेल से अटैच रहती है, लेकिन अल्टीमेटली वो सेपरेट हो जाती है और नए ईस्ट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। इसी तरह अनफेवरेबल कंडीशन में यानी प्रतिकूल अवस्था में अगर बात करें, तो जो अमीबा होता है अपने स्यूडोपोडिया को विथड्रॉ कर देता है, यानी स्यूडोपोडिया बनाना बंद कर देता है और अपने चारों तरफ एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग या सिस्ट बनाता है। 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, ध्यान दीजिएगा। अब इस फिनोमिना इज नम्ड एज इंसिस्टेशन, इस फिनोमिनन को इंसिस्टेशन का नाम दिया जाता है। अब जब फेवरेबल कंडीशन वापस आती है, यानी जब अनुकूल अवस्था वापस आती है, तो जो इंसिस्टेड अमीबा है ये डिवाइड करता है मल्टीपल फिशन के द्वारा। मल्टीपल फिशन देखिए, बाइनरी फिशन में 2 डॉटर बनती है, लेकिन मल्टीपल फिशन में बहुत सारे छोटे-छोटे माइन्यूट अमीबा या स्यूडोपोडियोस्पोर बन जाते हैं। और जब सिस्ट वॉल बस्ट होती है, तो ये स्यूडोपोडियोस्पोर लिबरेट हो जाते हैं सराउंडिंग मीडियम यानी वाटर में, और बहुत सारे अमीबी का फॉर्मेशन हो जाता है। इस फिनोमिनन को स्पोरुलेशन के नाम से जाना जाता है, यानी स्पोर बनने की जो बेटा घटना होती है उसे स्पोरुलेशन कहते हैं। तो बेटा अमीबा की अगर हम बात करें तो इसमें बाइनरी फिशन भी होता है और साथ ही साथ इंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन भी पाया जाता है। चलिए बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्ट्रक्चर और आपको दिखाए गए, जैसे ये आपको जो स्पोर दिखाए गए हैं जो कि क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं। जो स्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर हैं। ये कोनिडिया बेटा आपको दिखाई गई जो पेनिसिलियम में पाई जाती है। सब एनसीईआरटी के फिगर हैं, अच्छी तरीके से आप ध्यान रखोगे।
तीसरा बेटा ये आपको हाइड्रा दिखाएगी और हाइड्रा में आपको ये बडिंग दिखाएगी, तो बडिंग ईस्ट में भी और हाइड्रा में भी है। और ये बेटा चौथा फिगर है जहां पर आपको जेम्यूल दिखाए गए हैं स्पॉन्जेस में। तो लैंग्वेज में भी याद रखिएगा, जो स्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास कोनिडिया ऑफ द पेनिसिलियम बर्ड्स इन हाइड्रा एंड जेम्यूल इन स्पॉन्जेस। चलिए बेटा, किंगडम फंजाई। और अगर हम सिंपल प्लांट की बात करें जैसे एल्गी के बारे में, तो ये स्पेशल टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। और इनमें सबसे जो कॉमन स्ट्रक्चर है ये जूस्पोर होते हैं, जो एल्गी और फंजाई दोनों में पाए जाते हैं। जूस्पोर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। और दूसरे जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जैसे कोनिडिया पेनिसिलियम में पाई जाती हैं, बड हाइड्रा में पाई जाती, जेम्यूल स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होते हैं। बेटा अब जैसे कि हम एनिमल में बात करें और सिंपल ऑर्गेनिज्म में बात करें, तो यहाँ पर एसेक्सुअल टर्म को बिना किसी संदेह के यूज करते हैं। लेकिन बेटा अगर हम बात करते हैं प्लांट के बारे में, तो प्लांट के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म काफी ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट के बारे में आप मार्फोलॉजी में पढ़ते हैं, रनर के बारे में, राइजोम के बारे में, शकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। तो इन सभी स्ट्रक्चर के द्वारा बेटा नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इन सभी स्ट्रक्चर को वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल कहा जाता है और इनसे नए ऑर्गेनिज्म का बनना वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के नाम से जाना जाता है। तो बेटा इस फिगर में आपको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जो ए फिगर आपको दिखाया गया है, ये आपको दिखाया गया आइज ऑफ पोटैटो। बी फिगर में आपको दिखाया गया राइजोम ऑफ जिंजर। सी फिगर में आपको दिखाया गया बल्बिल ऑफ अगेव। डी फिगर में आपको दिखाया गया लीफ बड ऑफ द ब्रायोफिलम। और ई आपको दिखाया गया ऑफसेट ऑफ द वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी। अब बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इन स्ट्रक्चर को यानी वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल को बनाने में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसलिए इसे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही माना जाएगा। तो भले हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को अलग पढ़ते हैं, लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म की बेटा बात करें जैसे हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रा में जो बॉडी होती है ये छोटे-छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाती है और हर फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और ये भी बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल जिसे फ्रेगमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। चैप्टर 1 में मैंने बेटा आपको पढ़ाया था कि फ्रेगमेंटेशन इज फाउंड इन द फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। और यहाँ पर एग्जांपल हाइड्रा भी आप याद कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर बात करते हैं वाटर हाइसिंथ के बारे में, जिसके बारे में अभी आपको बताएगा ऑफसेट होता है। इस प्लांट को टेरर ऑफ बंगाल के नाम से, बंगाल का कहर कहा जाता है इस एक्वेटिक प्लांट को। अब ये एक बहुत ही खतरनाक खरपतवार है, मोस्ट इन्वेसिव वीड है, जो उस पानी में ग्रो करती जो पानी स्टैंडिंग होता है। मतलब तालाब का पानी स्टैंडिंग वाटर कहलाता है, नदी का पानी बहता हुआ है तो उसे रनिंग वाटर कहा जाता है। अब ये वाटर हाइसिंथ क्या करता है, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ये वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेता है और इससे मछलियों की डेथ हो जाती है। एनवायरमेंटल इशू चैप्टर में इसके बारे में हम बेटा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इस प्लांट को इंडिया में इसलिए लाया गया था क्योंकि इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं और पत्तियों का शेप बहुत ही अच्छा होता है, और इसीलिए इंडिया में इसे लाया गया था। लेकिन चूंकि ये ग्रो करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा बहुत तेजी के साथ और जल्दी पूरे वाटर बॉडी में फैल जाता है, और इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। इसका मतलब ये है कि वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी तेज होता है।